नमस्कार साथियों मैं आपका अपना हरीश तिवारी आप लोगों के लिए लेके आया हूं बहुत ही शानदार यहाँ पे 10 मिनट का बेहतरीन शो। साथियों मेरा मानना यह है कि हम कम समय के अंदर बहुत ही बेहतर कंसेप्ट को समझ सकते हैं और मैं इसी तरह की बहुत ही शानदार वीडियोस आपके लिए लेके आने वाला हूं जिसमें बहुत ही कम समय के अंदर बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट को हम बहुत ही बेहतरीन एनिमेशन के माध्यम से समझेंगे। तो आज हम देखिए मानव के रक्त में साथियों आरबीसी को पढ़ने वाले हैं। आपको मैं छोटा सा क्लियर करना चाहता हूं कि हम जब मानव के रक्त की बात करते हैं तो मानव के रक्त को बेटा मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। तो एक होता है तरली पदार्थ जिसे प्लाज्मा कहा जाता है और एक इसके अंदर यहाँ पे ठोस कण पदार्थ पाए जाते हैं जिन्हें हम देखिए साथियों यहाँ पे रक्त कणिकाओं के नाम से ब्लड सेल के नाम से जानते हैं। अगर मैं प्लाज्मा की बात करूं तो ये हल्के पीले रंग का एक यहाँ पे क्षारीय द्रव्य पदार्थ है। क्षारीय मतलब बेसिक द्रव्य पदार्थ है। और वहीं पे अगर मैं बात करता हूं रक्त कणिकाओं के बारे में तो यहाँ पे तीन तरह की रक्त कणिकाएं पाई जाती है। तो पहली है हमारी आरबीसी जो हम पढ़ने वाले डिटेल से। देखिए आरबीसी के साथ ये दो नाम आएंगे यहाँ पे। तो पहला है रेड ब्लड सेल जिसे हम लाल रक्त कोशिका या लाल रक्त कणिका कहते हैं। तो यहाँ पे सेल भी है और बेटा यहाँ पे कणिका भी है। आप देख पाएंगे इसकी आकृति यहाँ पे नजर आएगी। दूसरा हमारा श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं या हमारी कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। और तीसरी हमारी प्लेटलेट्स होती हैं जिन्हें हम रक्त विमाणु के नाम से जानते हैं। क्योंकि आज के इस पूरे की पूरे टॉपिक के अंदर साथियों मैं आपके साथ बात करने वाला हूं आरबीसी के बारे में। तो हम देखिए आरबीसी को बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अगर मैं आरबीसी की बात करूं तो सामान्य तौर पर जिस नाम से इसे बहुत ज्यादा फेमस किया गया है वह है लाल रक्त कोशिकाएं। देखिए होता क्या है साथियों कि हम जो यहाँ पे कोशिका और कणिका शब्द में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। मानव शरीर के अंदर कोशिकाएं नहीं होती हैं, मानव शरीर के अंदर कणिकाएं पाई जाती हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, टेंशन ना लीजिए। अब देखिए छोटा सा क्वेश्चन बेटा ये बनता है कि हम जब बात करते हैं मानव शरीर के बारे में तो मानव शरीर में इसकी संख्या कैसे मापी जाती है। तो मानव शरीर के अंदर आरबीसी की संख्या का जो मापन किया जाता है वो यंत्र के द्वारा किया जाता है। और जो यहाँ पे यंत्र इस्तेमाल होता है बच्चे उसका नाम है हीमोसाइटोमीटर। तो जो आरबीसी की गणना करने के लिए यूज किया जाता है जिसका देखिए निर्माण या जिसकी यहाँ पे कहते हैं बनाया किसके द्वारा गया था तो लुइस चार्ल्स मेलिजे के द्वारा इसका निर्माण यहाँ पे करवाया गया। अगर मैं बात करूं हमारे शरीर में आरबीसी जो आप यहाँ पे देख पाएंगे तो हमारे शरीर के अंदर आरबीसी की संख्या और आरबीसी का आकार पूछा जाता है। देखिए सामान्यतः एक व्यक्ति में एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर आरबीसी की जो संख्या होती है वो 4.7 से 6.1 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर होती है। कितनी पर माइक्रोलीटर के आसपास है और इसका आकार बहुत ज्यादा छोटा होता है। आरबीसी का जो निर्माण होता है साथियों वो अस्थि मज्जा से होता है। देखिए अस्थि मज्जा हमारी मोटी और लंबी हड्डियों में पाई जाती है और खासकर लाल अस्थि मज्जा में। अब मुद्दा ये बनता है कि सर आरबीसी के निर्माण की जो क्रिया है जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं। तो हमारे शरीर में आरबीसी का जो निर्माण होता है साथियों उसे बोलते हैं इरेथ्रोपोइसिस। क्या बोलते हैं, इरेथ्रोपोइसिस कहते हैं। वैसे देखा जाए तो इरेथ्रोसाइट यहाँ पे आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है। द फॉर्मेशन फॉर द आरबीसीज इज नोन टू बी एस द इरेथ्रोसाइट। ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझिएगा। तो मैं बता चुका हूं कि हमारे शरीर के अंदर आरबीसी का जो निर्माण है वो वास्तव में कहां पे होता है, अस्थि मज्जा में होता है। और अस्थि मज्जा के अंदर लाल अस्थि मज्जा है जो आप देख पाएंगे। तो लाल अस्थि मज्जा के अंदर आरबीसी का निर्माण होता है। आप ये देखिए साहब कि हमारे शरीर के अंदर जो लंबी और मोटी हड्डी मिलती है तो लंबी और मोटी हड्डी के अंदर यहाँ पे बहुत सारी कणिकाओं का निर्माण होता है। तो लाल अस्थि मज्जा का निर्माण यहाँ पे होता है, लाल अस्थि मज्जा से आरबीसी का निर्माण होता है। इसी तरह से जो बीच का हिस्सा है जो पीली अस्थि मज्जा का पाया जाता है इस पीली अस्थि मज्जा से साथियों यहाँ पे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। चलिए अब मुद्दा वो बनता है कि सर आरबीसी का यहाँ पे देहांत कहां पे होता है, ब्लड बैंक किसे बोलते हैं आरबीसी की, या आरबीसी की मृत्यु कहां पर होती है। तो आपको मैं छोटा सा पॉइंट बता दूं कि हमारे शरीर के अंदर जो पेट वाला हिस्सा है जिसे हम उदर गुहा बोलते हैं, एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं, तो इसके पीछे की तरफ बच्चे छोटा सा एक अंग मिलेगा और इसी अंग को कहा जाता है प्लीहा जिसे हम इंग्लिश में स्प्लीन बोलते हैं। तो जो स्प्लीन वाला पार्ट होता है साथियों वहां पे जाके सारी की सारी आरबीसी नष्ट हो जाती है। तो छोटा सा क्वेश्चन बनता ही है कि आरबीसी का जीवन काल कितना है। तो 20 से लेके 120 दिन यहाँ पे जीवन काल माना गया है। आरबीसी के नष्ट होने की जो क्रिया होती है या आरबीसी का जो देहांत होता है इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को बेटा कहा जाता है हीमोलाइसिस। द ब्रेकडाउन ऑफ द आरबीसी इज नोन टू बी इज द हीमोलाइसिस। इस छोटे से पॉइंट को जरा समझिएगा। तो इरेथ्रोपोइसिस वो क्रिया है जिसमें आरबीसी बनती है, हीमोलाइसिस वो क्रिया है जिसके अंदर आरबीसी का देहांत होता है। और क्वेश्चन पूछेंगे आपसे एग्जामिनेशन में कि किसे कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान, किसे कहते हैं आरबीसी आरबीसी
ग्रेवयार्ड, तो बेटा आरबीसी की कब्रिस्तान, आरबीसी का जो ग्रेवयार्ड है वो कहा जाता है प्लीहा को, जिससे स्प्लीन बोलते हैं। ये छोटा सा पॉइंट समझिएगा। देखिए एक बात को और समझिए, छोटा छोटा पॉइंट देखिए, तो हीमोलाइसिस बेटा वो प्रक्रिया होती है जिसके अंदर आरबीसी नष्ट होती है, ये पॉइंट मैं बता चुका हूं, ठीक है। चलिए अब यहां पे बहुत ही महत्वपूर्ण एक शब्द हमें सुनाई देने वाला है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। सर ये हीमोग्लोबिन क्या होता है, देखिए ध्यान से। आप यहां पे देखिए, ये हमारे एक आरबीसी है। आरबीसी को बच्चे यहां पे एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। इस आरबीसी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे प्रोटीन्स के भाग मिलेंगे जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। और हीमोग्लोबिन की हम बात करते हैं बच्चे, तो हीमोग्लोबिन एक तरह का कण है, एक तरह का पदार्थ है। जो हीमोग्लोबिन एक तरह का पदार्थ है जो किस में पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है। तो ये पॉइंट यहां पे समझिएगा कि हीमोग्लोबिन कहां पाई जाती है, तो सिर्फ और सिर्फ आरबीसी में पाई जाती है। अब एक फैक्ट को जरा समझिए, देखिए हीमोग्लोबिन की अगर मैं बात करूं तो हीमोग्लोबिन देखिए इस प्रकार से मिलती है। आपको यहां पे आरबीसी नजर आएगी, तो इस आरबीसी के अंदर आपको बहुत सारे छोटे छोटे हीमोग्लोबिन नजर आने वाले हैं। और वास्तव में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन को ले जाने का, अभी मैं डिटेल से बताने वाला हूं। देखिए तो आप देखेंगे यहां पर कि आरबीसी है, इस आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन मिलेगा। इस हीमोग्लोबिन के अंदर बहुत सारी प्रोटीन्स की चेन मिलने वाली है। और यहीं पर देखिए साथियों धातु मिलेगा जिसका नाम है लोहा, जिसका नाम है आयरन। हमारे हमारे आरबीसी के अंदर मुख्यतः पाए जाने वाली जो धातु होती है वो कौन सी होती है, लोहा होती है। और लोहा आरबीसी की हीमोग्लोबिन में पाई जाती है। अब मुद्दा ये बनता है सर कि एक जो आरबीसी होती है हमारी, ईच आरबीसी मतलब प्रत्येक आरबीसी की यदि मैं बात करता हूं तो प्रत्येक आरबीसी में 280 मिलियंस, 1 मिलियन बोले तो 10 लाख, ठीक है। तो 280 मिलियन यहां पे हीमोग्लोबिन पाई जाती है। और हीमोग्लोबिन की हम बात करेंगे तो यहां पे पोरफायरिन रिंग और यहां पे लोहे के साथ इसको पाया जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। तो यहां पे हीम और पॉलीपेप्टाइड की चेन बनती है जिसे ग्लोबिन कहते हैं। तो 4 चेन यहां पे ग्लोबिन की बनती है और उस ग्लोबिन के अंदर यहां पे क्या पाया जाता है बच्चे, तो आंसर लोहा पाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। अच्छा एक बात को और सुनो ध्यान से, हीमोग्लोबिन का जो मूल रंग होता है, जो बेसिक कलर होता है ना, वो नीला होता है। इसके ऑक्सीकरण के बाद हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन में। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो रंग है ना साथियों वो लाल होता है। देखिए कभी कभी आपके एग्जामिनेशन में ना इस तरह के क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकते हैं कि हीमोग्लोबिन का मूल रंग क्या है। अब ऑप्शन में आपको नीला भी मिलेगा और लाल भी मिलेगा। अब बच्चे बोलते हैं सर हीमोग्लोबिन तो लाल होता है, लगा दो लाल। आंसर गलत हो गया साहब, यहां पे आंसर नीला हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के ऑक्सीकरण के बाद यहां पे रंग क्या बनेगा, लाल बनेगा, जिसमें Fe+2 बनता है। गलती मत करना, अच्छा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। देखिए अब मुद्दा वो नहीं है सर, मुद्दा ये है कि हीमोग्लोबिन का काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का काम देखिए ध्यान से। अभी आपके जो ऊतक है, जो टिश्यूज हैं, ये जो कोशिका है वो कैसी है, नीली नजर आ रही है, ब्लू ब्लू रंग में नजर आ रही है। नीली कोशिकाओं का मतलब यह है कि अभी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है और ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम है। अब ये देखिए हीमोग्लोबिन आने वाला है, तो ये जो आरबीसी आपको नजर आएगी, देखो आरबीसी नजर आएगी, इस आरबीसी के माध्यम से ऑक्सीजन देखिए आपकी कोशिकाओं में पहुंचेगा। और कोशिकाओं से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन की सहायता से बाहर आने वाली है। इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन को पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना, ये मुख्यतः किसका काम है बच्चे, तो हीमोग्लोबिन का काम है। समझ गए, छोटी सी बात, गलती मत कीजिएगा, अच्छा पॉइंट है। अच्छा एक बात को और सुनिए, देखिए जहां पे धुआं बहुत ज्यादा होता है, देखिए ये धुआं उड़ रहा है बहुत ज्यादा, तो जहां पे धुआं होता है ना साहब वहां पे निकल लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन भैया एक यहां पे गैस पाई जाती है जिसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए एक होती है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, एक होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा जहरीली गैस होती है एज कंपैरिजन टू किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के। क्यों, क्योंकि जब कोई चीज पूरी नहीं जल पाती, मतलब आधा जल पाए, जिसमें पूरा कंबशन नहीं हो पाता, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन के बीच में बनने वाला जो बंध है ना साहब इतना मजबूत होता है कि अगर ये दोनों बंध बना लें तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तभी तो मैं कहता हूं कि जहां पे धुआं ज्यादा हो वहां पे तुरंत निकल लो। क्यों, क्योंकि यहां पे आप ना चाहते हुए भी आपके शरीर के अंदर पाया जाने वाला जो हीमोग्लोबिन है ये किसके साथ बंध बना लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। और जैसे जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बंध बनेगा वैसे वैसे आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और ऑक्सीजन की कमी से पहले चक्कर आएंगे, फिर हो सकता है इंसान की मृत्यु तक हो जाए।
लॉजिक क्लियर है? तो ऐसी कंडीशन में आपको फ्रेश ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। ये क्वेश्चन बन सकता है कि जब कोई व्यक्ति अत्यधिक मात्रा में धुएं में रहे तो उसे सबसे पहले क्या देनी चाहिए? आंसर है फ्रेश ऑक्सीजन देनी चाहिए। ये फैक्ट आप यहां पे समझिए। अब देखिए हीमोग्लोबिन का मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर देखिए अलग अलग अवस्थाओं में इसकी मात्रा अलग अलग होनी चाहिए, और हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन का जो मेजरमेंट किया जाता है, मापन जो किया जाता है साथियों, वो हीमोमीटर या हीमोग्लोबिनोमीटर द्वारा किया जाता है। ये छोटा सा यंत्र होता है जिसके माध्यम से हीमोग्लोबिन नापते हैं। तो सामान्यतः 13.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर यहाँ पे नॉर्मल रेंज मानी जाती है। ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझिएगा देखिए। और हीमोग्लोबिन की कमी से यहाँ पे होने वाली जो मुख्य बीमारी है इसे बोलते हैं एनीमिया। देखिए जो महिलाएं होती है ना साथियों, तो महिलाओं के अंदर ये समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझिएगा। एनीमिया में होता क्या है कि आपके शरीर के अंदर आरबीसी की मात्रा काफी कम हो जाती है, या आरबीसी के आकार में परिवर्तन हो जाता है। जब आरबीसी के आकार में परिवर्तन होता है तो वो आरबीसी सही से कार्य करते नहीं है, और ऐसी आरबीसी को बेटा कहते हैं सिकल सेल। क्या बोलते हैं? सिकल सेल कहते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके ब्लड के प्रवाह को रोकने का प्रयास करेंगे। ये फैक्ट आप यहां पे समझिएगा। तो एनीमिया के अंदर कहीं ना कहीं आरबीसी हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, या सिकल सेल का फॉर्मेशन होता है। अब मुद्दा वो नहीं बनता, देखिए मुद्दा ये बनता है साहब कि हम जब बात करते हैं आरबीसी के आकार के बारे में कि आरबीसी का आकार कैसा, देखिए तो आरबीसी का आकार देखेंगे तो आपको गोलाकार नजर आएगा, लेकिन साइड में जब देखोगे इसको तो आपको अंदर से और बाहर से अंदर की ओर जाता नजर आएगा। मतलब यहाँ पे द्विअवतलीय आकार है। तो आरबीसी का जो आकार है ना साथियों, ये वृत्ताकार मतलब सर्कुलर और बाइकॉन्केव यानी कि द्विअवतलीय है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि मानव शरीर के आरबीसी का आकार बता दीजिए। तो मानव शरीर की जो आरबीसी है साथियों, इसका आकार यहाँ पे पहली बात तो गोलाकार है, और फिर कैसे रखिए द्विअवतलीय आकार है। अब मुद्दा ये बनता है कि क्या हमारे शरीर की आरबीसी में यहाँ पे केंद्रक पाया जाता है? तो आंसर है नहीं। तो मानव शरीर की आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं बेटा। इसका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, यहाँ पे अंतरपदवीय जालिका नहीं पाई जाती, और ना ही गोल्गी बॉडीज पाई जाती है। अब ये बताइए साहब, जब केंद्रक नहीं होता तो क्या डीएनए मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पे मानव शरीर की आरबीसी से डीएनए की जांच नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मानव शरीर की आरबीसी में बेटा केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन 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 यहां पे अपवाद है साहब, और यही तो सारा का सारा खेल है। देखिए यहां पे कुछ आरबीसी है, आप यहां पे देख पाएंगे साहब बहुत अच्छी तरह से कि कुछ आरबीसी है जिनके अंदर केंद्रक देखने को मिलेगा, और यही वास्तव में देखिए अपवाद की इस कंडीशन भी है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे जानवर हैं, कुछ ऐसे जानवर हैं जिनके अंदर यहाँ पे आरबीसी में केंद्रक देखने को मिलता है, जिसमें देखिए ऊंट है, जिसमें लामा है, जिसे हम देखिए भेड़ बोलते हैं, यहाँ पे पहाड़ी भेड़ बोलते हैं, यहाँ पे मेंढक है। तो ये कुछ ऐसे जीव हैं साथियों जिनके शरीर के अंदर पाए जाने वाले आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, और इसलिए इनकी आरबीसी को बेटा लाल रक्त कणिकाएं ना बोल के क्या बोलते हैं? लाल रक्त कोशिकाएं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि केंद्रक किसमें मिलता है बेटा? कणिकाओं में, कोशिकाओं में पाया जाता है। समझ गए? तो क्यों आरबीसी का नाम यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स भी होता है, क्यों आरबीसी का नाम यहाँ पे रेड ब्लड कार्पस भी होता है, ये मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है, समझा चुका हूं। देखिए अब जब पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं, देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में जब जाते हैं तो ऊंचाई पर जाने पर कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो उस कमी को मेंटेन करने के लिए हमारे शरीर में सबसे पहले आरबीसी की संख्या बढ़ती है। आरबीसी की संख्या से भी काम ना चले, फिर आरबीसी का बेटा आकार बढ़ जाता है। छोटा सा पॉइंट यहां पे समझिएगा। और वहीं पर आप जब सोते हैं, विश्राम करते हैं, तो आपके शरीर में आरबीसी की संख्या थोड़ी सी कम हो जाती है। ये फैक्ट आप यहां पे समझिए। अब देखिए मैंने बताया था बच्चे कि जिस प्रकार से आरबीसी की कमी से एनीमिया बीमारी होती है, उसी तरह से जब आरबीसी अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाए, मैक्सिमम मात्रा में बढ़ जाए, तो आरबीसी की अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाने से एक अवस्था बनती है जिसे बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं। तो पॉलीसाइथीमिया वो कंडीशन है जिसमें हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या एक का एक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।